Namaste. This video is for reporting of the specified financial transactions, जिसको हम पहले annual information report कहते थे, AIR in the short form. That has been changed to specified financial transactions, but हम उसको समझने के लिए अभी भी AIR ही कहते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे, AIR reporting. ये रिपोर्टिंग क्यों है इंपॉर्टेंट? ये रिपोर्टिंग की जाती है by the persons who are entering into those transactions and recording those transactions, और वो जो रिपोर्टिंग है is done annually by those person in the specified form 61A to the department, and based on that the database is collected by the department and then they analyze analytical data के हिसाब से चेक करते हैं कि are those transactions matching with their ITR filed or not, seeing the status and all those things. Hence दिस इंफॉर्मेशन की किस किस लोगों को किस किस ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये फॉर्म फाइल करना हो सकता है, कि इस केस के अंदर आपको, अगर आप बिजनेस या जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस एंटर कर रहे हैं, क्या आपको भी एआर फाइल करनी है? तो क्या क्या प्रोविजंस हैं? लेट अस फर्स्ट सी इसका प्रोविजन जो है सेक्शन 285 बीए है, जिसके अंदर की स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं कि किसको फाइल करनी है. इससे जो रिलेटेड रूल है दैट इज रूल 114E, जो कहते हैं कि जो आपका फॉर्म जाएगा वो फॉर्म 61A में जाएगा और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो इसके अंदर कवर्ड. माइंड इट, इसकी जो पेनल्टी है वो 271 FA में है, एंड विच सेज द लेट फाइलिंग एंड नॉन फाइलिंग पेनल्टी इज 100 रुपीज पर डे. और अगर आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि ये ट्रांजैक्शंस आपने एंटर की लेकिन आपने उसकी रिटर्न ये जो 61A है फॉर्म में फाइल नहीं की, तो नोटिस आने के बाद द पेनल्टी गोज टू 500 रुपीज पर डे. तो प्लीज चेक कीजिएगा कि क्या आपकी एंटिटी को ये रिपोर्ट, ये रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 17 एंड देयर. कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है? लेट अस सी फर्स्ट, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल अगेन फ्रॉम 1st April 2016. द फर्स्ट रिटर्न वुड बी गोइंग फॉर March 17. ये ट्रांजैक्शंस हैं बैंकर्स को देनी है. बैंकर्स अगर उनके किसी भी कस्टमर की ये ट्रांजैक्शंस होती है विच इज परचेज ऑफ द बैंक ड्राफ्ट इन कैश अबव ₹10 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर, परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स बाय आरबीआई एग्रीगेटिंग मोर देन 10 lakhs, पहले इसकी लिमिट 5 लाख थी बॉन्ड्स के लिए. कैश डिपॉजिट्स, विड्रॉल इंक्लूडिंग बीयर चेक एग्रीगेटिंग मोर देन 50 lakhs फ्रॉम इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन. अगर करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है इसकी लिमिट 50 लाख रुपए की है. ये लिमिट्स कुछ चेंज हुई ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन पीरियड, उसका भी हम अभी डिस्कस करेंगे. पर बैंकर ये इंफॉर्मेशन देगा कि अगर आपकी करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स या विड्रॉल दोनों को क्लब नहीं करना, डिपॉजिट्स अगर टोटल 50 लाख से ऊपर कैश में है या विड्रॉल्स 50 लाख रुपए ऊपर से ऊपर कैश में है, तो किस कस्टमर ने ऐसा किया उसकी डिटेल बैंकर्स वुड बी फाइलिंग इन द फॉर्म 61A टू द डिपार्टमेंट. देन अगेन बैंकर्स और पोस्ट ऑफिस को इसमें फाइल करना है अगर आपका कैश डिपॉजिट एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग ₹10 lakhs. ये अदर देन करंट अकाउंट है. तो करंट अकाउंट की लिमिट जो है 50 लाख की है, और अदर देन करंट अकाउंट विच इज सेविंग अकाउंट और एनी अदर आरडी अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट, उस केस के अंदर आपका जो होगा 10 लाख रुपए की इन द फाइनेंशियल ईयर कैश डिपॉजिट की अमाउंट. देन बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि, एनबीएफसी को अगर वन और मोर टाइम डिपॉजिट एग्रीगेटिंग मोर देन 10 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर, उनको भी ये रिपोर्ट फाइल करनी है. बैंक जो क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहे हैं और उस क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है अगर कैश में पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ऊपर है, और अदर देन कैश अगर एग्रीगेट 10 लाख रुपए से ऊपर है, जो कि पहले टोटल लिमिट 2 लाख रुपए की थी, अगर 10 लाख से ऊपर है, तो क्रेडिट कार्ड एजेंसीज दे वुड बी सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दोस कस्टमर्स, और कितनी की ट्रांजैक्शंस हुई हैं दे वुड बी सप्लाइंग इट टू द income tax officers, and then the persons will have to respond if there any query कि is that payment accounted for, आपने अपने रिटर्न्स के अंदर आपके स्टेटस के हिसाब से है कि नहीं है. अगेन एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो कि किसी को भी 10 लाख रुपए से ऊपर इन द एग्रीगेट फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिबेंचर इश्यूड बाय द कंपनी अदर देन रिन्यूअल्स,
अगर किसी को भी करती है बॉन्ड्स इशू, डिवेंचर्स इशू, पहले इसकी लिमिट जो थी 5 लाख की थी, उसको बढ़ा के 10 लाख कर दी, तो उन कंपनी इंस्टीट्यूशंस को उन पर्संस की डिटेल देनी पड़ेगी इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट इज द कंपनी। ये देखिएगा, आपका हो सकता है कि किसी ने किसी कंपनी की जिस साल भी अगर आप कैपिटल रेज होगी तो किसी से भी 10 लाख रुपए से ऊपर इन अ ईयर, मान लीजिए आपने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की और आपने उसके अंदर 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए 1% से कैपिटल इंट्रोड्यूस की, इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल, तो आपको ये इस साल की AIR या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइल करनी पड़ेगी। नहीं फाइल करने पर अगेन आई एम रिपीटिंग इट, द पेनल्टी इज 100 रुपीज पर डे। सो दिस रिटर्न इज टू बी फाइल। पहले जो उसकी लिमिट थी वो सिर्फ पब्लिक या राइट इशू की थी 1 लाख रुपए की। आप देखेंगे काफी सारे आप हो सकते हैं बिजनेस के हैं तो आपका, या प्रोफेशनल है तो अपने क्लाइंट का चेक कीजिए इस साल किस किस की कैपिटल रेज की है। जिसकी कैपिटल रेज की और 1% से 10 लाख से ऊपर आया तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और लिस्टेड कंपनीज के लिए अगर बायबैक ऑफ शेयर्स किया है और 10 लाख से ऊपर किया है तो ओपन मार्केट को छोड़ के अगर आपने प्राइवेट में किया है तो वो डिटेल भी उनको उन पर्संस की देनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड को अगर साल भर में 10 लाख रुपए से ऊपर टोटल म्यूचुअल फंड का कार्य करने के अगर किसी ने पेमेंट किया है तो म्यूचुअल फंड्स को भी वो डिटेल उनको देनी पड़ेगी, फाइलिंग इन द रिटर्न, द स्टेटमेंट इन फॉर्म 61A। फॉरेन करेंसी की अगर सेल है थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और ट्रेवलर चेक्स और अदर थिंग्स 10 लाख रुपए से ऊपर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस ऑथराइज्ड डीलर को भी, उस पर्सन की, उसको भी ये रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। परचेज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिमिट अभी भी 30 लाख रुपए की है। इसके अंदर जो रजिस्ट्रार है उसको डिटेल देनी है। इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू 30 लाख और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50C वैल्यू 30 लाख रुपए की अगर हो जाती है, मान लीजिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 40 लाख की है पर ट्रांजैक्शन 25 लाख की है, तो पहले ये 25 लाख की ट्रांजैक्शन होने पे कवर्ड नहीं था, बट नाउ इट इज कवर्ड। उस रजिस्ट्रार को ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ये डिटेल देनी पड़ेगी। Most important would be receipt of cash payment of ₹2 lakhs for sale by any person of goods or services of any nature above the above items। इसमें पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया कि आपका 2 लाख रुपीज से इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन अगर कैश आता है, मान लीजिए आपने एक इनवॉइस रेज किया 5 लाख रुपीज का और उसमें आपका कैश जो आया है टोटल 1 लाख से 2 लाख से नीचे आया है, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। बट अगर आपका एक इनवॉइस 2 लाख रुपए से ऊपर है और वो पूरा का पूरा कैश आया है, तो उस केस में जिसको भी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है उसको ये रिटर्न फाइल करनी है। ज्वेलर्स के केस में क्योंकि उसके अंदर जो लिमिट थी TCS की 5 लाख की थी, हो सकता है काफी केसेस के अंदर उनको ये फाइल करनी पड़े, या जिसने भी 2 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस किया और कैश रिसीव किया इन अ सिंगल इनवॉइस, उसको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक डिमोनेटाइजेशन की वजह से बीच में एक इस रूल को अमेंड किया गया 15 नवंबर से कि आपका जो कैश डिपॉजिट हुआ है इन द करंट अकाउंट 12.5 lakhs एंड अबव एंड अदर देन करंट अकाउंट 2.5 lakhs एंड अबव बैंक में जो और या पोस्ट ऑफिस में आपका जमा हुआ है, तो आपको वो उन बैंकर्स और पोस्ट ऑफिस को भी ये रिटर्न फाइल करनी है। और फाइल करने का जो है 61A का एनुअली जो है 31st में है। ये जो 12th पॉइंट ऐड किया है मैंने, इसको 31 जनवरी तक फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी और इसी के बेसिस के ऊपर आप देख रहे हैं कि अभी डिमोनेटाइजेशन में स्पेसिफाइड इंक्वायरीज आ रही हैं ऑनलाइन, या फर्दर उस पर एक्शन लिया जाएगा बाय 31 मार्च। थैंक यू वेरी मच।